यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज आज 3 तारीख है और 3 तारीख को यूजीसी नेट के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज पेपर है, भगवान करे उन सबका पेपर अच्छे से हो और बाकी आगे जिनका भी पेपर है वो भी अपना सावधानी पूर्वक पूरा पेपर करें। सर्दियाँ पड़ रही हैं तो थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे में चलते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सीबीटी मोड पर है, लिखना नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, उसमें आप अच्छे से कर भी सकते हैं, सर्दी में इतनी दिक्कत नहीं होती उसमें। तो यहाँ पर अभी हमारा कुछ दिन और रिवीजन चलेगा फर्स्ट पेपर के लिए, ताकि आपको और भी रिवाइज अच्छे से हो सके। तो लास्ट टाइम तक आपको बस रिवाइज ही करते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वायु प्रदूषण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NOx में शामिल है। वायु प्रदूषण में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं तो उनमें कौन कौन से शामिल हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। आपको पूरी क्लास को देखना है, क्योंकि इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर बार बार पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। तो भागना नहीं है, यहाँ से आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके अलावा होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, बाकी के जो दे रखे हैं नाइट्रस, डाई नाइट्रोजन, ये सब इसके ऑक्साइड्स में शामिल नहीं होते हैं। जो वायु प्रदूषण फैलाने वाले हैं वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इन दोनों को आप याद रख लेना, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित पदों को निर्विशेषता अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो पद आपको दे रखे हैं इनको अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मोबाइल, टेलीफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, संचार उपकरण या टेलीफोन। अमूर्तता के बढ़ते क्रम में इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा बी, एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन आएगा। इसके बाद बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बी के बाद आ जाएगा टेलीफोन। ठीक है, बी के बाद आएगा टेलीफोन, और फिर मोबाइल, टेलीफोन, और फिर कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि संचार उपकरण अन्य। ठीक है, तो ये आप लगा लेना। एंड्रॉयड फ़ोन सबसे पहले आएगा। अमूर्तता की बात कर रहा है, निर्विशेषता है ना। मूर्त किसे बोलते हैं? जो सामने हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अमूर्तता का मतलब होता है जो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, हालांकि ये फ़ोन वगैरह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनके सिस्टम की ये बात कर रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीफोन और संचार उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये है उच्च मार्ग अंतरण, निकट अंतरण या निम्न मार्ग अंतरण। बिल्कुल, लो रोड ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर यानी कि निम्न मार्ग अंतरण। जब वो सक्षम होते हैं किसी चीज़ को पढ़ने में तो अपनी देशज भाषा को भी कहीं ना कहीं वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि आप यह परीक्षा करना चाहते हैं कि क्या जनसांख्यिकीय माध्य परिकल्पनात्मक माध्यम से कम है तो आप निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हमारे 26 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपको पूरे देखने हैं, ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। आपके लिए रिवीजन के लिए इतना काफ़ी है। तो यदि आप ये परीक्षा करना चाहते हैं कि क्या जनसांख्यिकीय माध्य परिकल्पनात्मक माध्य से कम है तो आप निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करेंगे? वन टेल्ड टेस्ट यानी कि एक पुच्छ परीक्षण का करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधि से व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं? किस विधि के द्वारा व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं? ग्राहकों को घर पर बुलाना तो नहीं, घर पर तो नहीं बुलाया जाता, ICT का प्रयोग करने की क्या जरूरत है? फिर लक्षित विपणन अभियान बनाना, क्रिएटिंग टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है, वो ऐसे कैंपेन वगैरह चलाते हैं ICT का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ग्राहकों से संबंधित कोई भी चीज़ है, सकारात्मक ग्राहक जोड़ने के लिए, उनको निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए ICT का प्रयोग किया जाता है। क्या कराने के लिए? अभियान वगैरह चलाने के लिए। परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन के मापों की पहचान करनी है आपको।
परास चतुर्थक विचलन, माध्य के परितः विचलनों का योग या मानक विचलन। परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन के मापों की पहचान करनी है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर परास चतुर्थक विचलन और मानक विचलन। ठीक है, यहाँ पर ए, बी और डी, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। परास चतुर्थक विचलन और मानक विचलन, ये थोड़ा सा रिसर्च वाली यूनिट में से होता है, जो हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके क्वेश्चन थोड़े ऐसे लगते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे ईजी भी होते हैं, जो समझ में आ जाते हैं तुरंत। सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों के लाभों की पहचान करनी है। वे असामान्य उत्तरों के उत्पन्न होने की अनुमति देते हैं। उनके उत्तरों को संसाधित करना सरल है। वे उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तनशीलता की संभावना को कम करते हैं। या मानक विचलन, तो बताना यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों के लाभों की पहचान करनी है, तो उनके उत्तरों को संसाधित करना सरल होता है। वे उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तनशीलता की संभावना को कम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पर्यावरणीय संचार में प्रकृति का मानवीय प्रस्तुतिकरण शामिल है। पर्यावरणीय संचार में प्रकृति का मानवीय प्रस्तुतिकरण शामिल है। पर्यावरणीय संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवल मुख्य धारा के परंपरागत मीडिया का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवल मुख्य धारा के परंपरागत मीडिया का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, दूसरा तो देखने में गलत हो रहा है, क्योंकि परंपरागत मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हम, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो नवीन चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बी ऑप्शन है जो वो गलत है। इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक, तकनीकी तथा जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1948 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके कहने पर हुई थी, तो ये हुई थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, मिस्टर जॉनसन अपने विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को समझने में उनकी सहायता करने के लिए एक मानचित्र यानी कि माइंड मैप बनाना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सा साधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, ये होगा माइंड मिस्टर। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं भी जानती हूँ पेपर का टाइम है और एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। जो भी 3, 4, 2 जो भी आपके दिन बचे हैं उनमें आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जिनका 6 तारीख को पेपर है उनके लिए 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए। जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपने पढ़ लिया है उसको ही बस रिवाइज कीजिए। नया तो वैसे भी देखो 10-15 दिन पहले से ही कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जब क्या है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो हम पढ़ते रहते हैं लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाता और इस तरह से हमारा एग्ज़ाम भी छूट जाता है। चाहे आप कम पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि आपको याद हो जाए। चीज़ें कम करो, रिवीजन ज़्यादा करो। भले ही सिलेबस कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी यूनिट कम पढ़ी गई हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो नहीं पढ़ी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितनी यूनिट्स पढ़ी हैं उनका ही रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, क्योंकि वही मायने रखता है जो आपको याद होता है। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि 1902 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम भारतीय जो विश्वविद्यालय आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे। गुरुदास बनर्जी, सैयद हसन बिलग्रामी, विलियम एडम या टॉमस रेले। तो ये थे टॉमस रेले। जनवरी 1902 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने भारत उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए टॉमस रेले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और इसके तहत क्या हुआ था, जो निजी कॉलेज थे, निजी कॉलेजों को विद्यालयों से संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के विकास के लिए हर साल 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन ये दिया नहीं गया था आगे चल के, इसलिए ये इनका जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया था। अपनी यातायात परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु
हमें साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और अधिक धन लगाना होगा। ABCD कंपनी लिमिटेड के CEO ऐसा कहते हैं। मतलब ABCD 4 कंपनी है, 4 कंपनियों के CEO बैठे हैं, मीटिंग हो रही है और वो ये सब कह रहे हैं कि हमें अगर परिवहन या फिर ये ट्रैफिक या फिर जो समस्याएं हैं प्रदूषण वगैरह इन सब से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। पैसा लगेगा तभी तो साइकिल बनेंगी नहीं। तो इनमें कौन सा तर्क दोष किया गया है? फिसलन युक्त ढलान, अनुप्रयुक्त प्राधिकार का आग्रह, व्यक्ति विशेष के लिए अविचारित सामान्यकरण। तो कौन सा हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो बी इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। निम्नलिखित में से ये भी तर्क दोष वाला भी एक क्वेश्चन, हर किसी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? BIOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एक उदाहरण है। स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सी सही है, जो स्पाईवेयर है वो मालवेयर का एक उदाहरण है। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर के बारे में देख लेने। यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जो आमतौर पर यूजर्स की अनुमति के बिना ही उसके डिवाइस पर इंस्टॉल कर लिया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइंड, कॉन्फ़िगरेट, ऑप्टिमाइज तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ठीक है, ज़बरदस्ती फ़ोन में घुस जाता है, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है और हमारे कहीं ना कहीं समय आने पर नुकसान पहुंचाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 प्रकार के मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को विनियमित नियंत्रित करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? दोनों ही सही है भाई। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 प्रकार के मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सादृश्य मीडिया में विषय वस्तु कैसी होती है? नॉन लीनियर, लीनियर, इंटरएक्टिव, कस्टमाइज्ड। तो सादृश्य मीडिया में जो विषय वस्तु होती है वो कैसी होती है? रेखीय होती है, लीनियर होती है। ठीक है, एक लाइन में सीध में। निम्नलिखित में कौन सा कथन तार्किक रूप से कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है इस कथन के समतुल्य है? कोई भी प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है। ठीक है, ये भौतिकवादी और ये प्राध्यापक है। कोई भी प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इनमें से कौन सा इसके समान है? कुछ गैर भौतिकवादी गैर प्राध्यापक नहीं है। ये क्या कह रहा है आपसे? कुछ गैर भौतिकवादी गैर प्राध्यापक नहीं है, कुछ प्राध्यापक गैर भौतिकवादी है, नहीं कुछ नहीं, सारे इनकी बात कर रहा है। और सभी प्राध्यापक गैर भौतिकवादी हैं, बिल्कुल यही हमारा करेक्ट है। सभी प्राध्यापक, जितने भी प्राध्यापक हैं ये सब के सब गैर भौतिकवादी हैं, बिल्कुल भौतिकवादी नहीं है या गैर भौतिकवाद है, एक ही बात है। जब कोई पेन हमारी उंगली में चुभती है तो हम पेन हटा लेते हैं, इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? जब कोई पेन हमारी उंगली में चुभती है तो हम क्या करते हैं? पेन को हटा लेते हैं तुरंत ही। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? कभी भी हमें कहीं भी अगर चोट लग जाए, पेन लगे या कोई भी चीज़ हो, तो हम तुरंत के तुरंत उसको हटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस चुभती जा रही है और दर्द हो रहा है और चुभा रहे हैं, है ना। तो ये किसका उदाहरण होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को निम्नलिखित विकल्प देता है। उन विकल्पों की पहचान करनी है जिनमें अनेकार्थता पाई जाती है। सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता है जो प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को विकल्प देता है, तो उन विकल्पों की पहचान करनी है। वेरी ओपन यानी बहुधा प्राय, नितांत प्राय, बहुधा प्राय नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से आपका पेपर आएगा, बाइलिंगुअल में आएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। बाकी हिंदी का पेपर है तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में आएगा, बाकी के जो और पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वैसे आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ही कहेंगे उनको, स्टूडेंट खड़े रहते हैं, लड़के या लड़कियाँ खड़े रहते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, टीचर एक तरीके से। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे तुरंत पूछें, मतलब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी दिक्कत हो,
और वैसे आपको देखो इतना तो आना ही चाहिए, उससे पहले आप थोड़ा सा उसका रिवाइज ज़रूर कर लेना किसी के कंप्यूटर पे बैठ के कि किस तरीके से एग्ज़ाम दिया जाता है, अगर आपको कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो। सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तर कौन से देता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि बहुधा प्राय, नितांत प्राय, बहुधा प्राय नहीं। ठीक है, बहुधा प्राय नहीं, नॉट एट ऑल नहीं है इसमें, बहुधा प्राय, नितांत प्राय, ये सारे विकल्प उसमें देता है जिनमें अनेकार्थता पाई जाती है। 20 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिगप्तियाँ इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों सही नहीं हो सकती हैं यद्यपि वे दोनों गलत हो सकती हैं। तो इनमें से कौन सी प्रतिगप्तियाँ हैं जो इस तरह से संबंधित हैं कि वे दोनों सही नहीं हो सकती हालांकि वे दोनों गलत हो सकती हैं। कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, पहला क्या कह रहा है कि कोई भी प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, दूसरा ये बोल रहा है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, सभी प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, तीसरा ये कह रहा है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं हैं। कुछ प्राध्यापक यानी कि कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, इसका मतलब कुछ तो हैं, है ना। तो एक पूछ क्या रहा है, वे दोनों सही नहीं हो सकते, तो अगर बी और डी को देखेंगे तो दोनों सही हो जाएंगे, है ना, दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। और कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, यह सभी प्राध्यापक भौतिकवादी हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ए और सी बिल्कुल दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों सही बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, RSPM वैसे निलंबित कणिकीय पार्टिकुलेट पदार्थ मैटर SPM है जिनका वायु गतिकी डायमीटर एरोडायनेमिक डायमीटर 10 माइक्रोन से अधिक होता है। यह सूक्ष्म कण वैसे SPM होते हैं जिनका वायु गतिकी डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होता है, 2.5 माइक्रोन से कम होता है। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा क्या है, रॉन्ग है, और दूसरा जो है वो सही है। इसको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा जो समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल की कठोरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। जल की कठोरता के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है। जो जल की कठोरता होती है यह दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। स्थायी कठोरता को जल को गर्म करके आसानी से दूर किया जा सकता है। कठोरता गर्म पानी के पाइप प्रणाली में पपड़ी का कारण बनती है। कठोरता साबुन की खपत को कम करती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। देखो इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, जो जल में कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और बी भी सही है, दो प्रकार की होती है। सी इसका गलत है, क्योंकि स्थायी कठोर जो परमानेंट कठोरता है उसको गर्म करके कैसे आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है, और जो कठोरता होती है वो साबुन की खपत को कम करती है। ऐसा नहीं है, बल्कि साबुन बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, साबुन में झाग नहीं बनने देती जो जल की कठोरता होती है। और डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ए, बी और डी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य संचार अवधारणा किससे अभिलक्षणित होती है। पाश्चात्य संचार अवधारणा किससे अभिलक्षणित होती है। बहुदिशात्मकता, एक दिशात्मकता, अर्थांतरण, संदेश केंद्रिकता, स्वनम्य अनुक्रमण। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, एक दिशात्मकता, अर्थांतरण और संदेश केंद्रिकता हमारे सही है। बहुदिशात्मक सही नहीं है और स्वनन्य अनुक्रमण सही नहीं है। ए, बी, सी और डी, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द युग्म जिसका विस्तार गलत सुमेलित है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दे रखी है और बता रखा है कौन सा गलत है इसमें से। तो एलईडी की फुल फॉर्म आप देख लें, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी की फुल फॉर्म होती है। सीआरटी की कैथोड रे ट्यूब होती है। और एलसीडी की लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले। और वीडीयू की होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये बिल्कुल करेक्ट है तीनों की तीनों, लेकिन जो एलईडी है, एलईडी में कंट्रोल की जगह पर आपको क्रिस्टल लिखना है। क्या लिखना है, क्रिस्टल लिखना है। ठीक है, क्रिस्टल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये इसका सही है। एक महिला एक आदमी का परिचय देते हुए बताती है कि इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है
उस आदमी का महिला से कैसा संबंध है। एक महिला है यहाँ पर और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो उसका परिचय देते हुए कह रही है कि इसकी जो एक महिला एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि इसकी जो पत्नी है वो मेरे पिता की है ना, मेरे पिता हैं, ये रहे, ये इसके फादर है महिला के, और ये इसकी कौन है, वाइफ है, और इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि मेरे पिता की कौन है, ये इकलौती बेटी है। जाहिर सी बात है वो इकलौती बेटी है, अपने पिता की इकलौती बेटी हो गई तो वो उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। यानी कि उस आदमी से महिला से कैसा संबंध है उस आदमी का, तो वो उसका पति है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दे रखा है, प्राचीन श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। प्राचीन श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। सिद्ध नागार्जुन के काल में श्री धन्य कटक को ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा दोनों की पीठों के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि ना तो ये सही है और ना ही बी सही है, इसमें दोनों ही हैं जो गलत हैं। तो यहाँ पर हमारे आज 26 क्वेश्चन ही है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।